हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल करंट एग्जाम में स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम के लिए स्पेशल क्लास को देखेंगे। आज की स्पेशल क्लास में हम लोग संविधान से रिलेटेड उस सभी बेसिक प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वो सभी प्रश्न कवर करने वाले हैं संविधान के जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं और बेहद ही कॉमन प्रश्न है जिसको बच्चे स्टूडेंट बार बार गलत करते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आखिरी में आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको कितने प्रश्नों के जवाब सही पता थे। तो चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला आपका प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। सही आंसर क्या होगा? तो भारत की जो संविधान सभा थी उसके जो अस्थायी सभापति थे वो कौन थे? तो यह आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति या अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। अस्थायी सभापति तो थे ही सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक होता है। संविधान सभा का दूसरा बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 को, और इसी बैठक में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जो संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था वो कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, है ना। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था। पहला बैठक हुआ था और दूसरा जो बैठक हुआ था वह 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। दूसरे बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रारूप समिति था, देखिए भारतीय संविधान जो सभा था ना उसमें कई समितियां थी, जिनमें एक प्रारूप समिति बेहद ही महत्वपूर्ण समिति था। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? इस क्वेश्चन को बच्चे बार बार गलत करते हैं। भारतीय संविधान को, यहां देखिए क्वेश्चन को, अंगीकार किया गया कब, यानी कि एक्सेप्ट किया गया, संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? तो यह आपका कब किया गया? तो यह 26 नवंबर 1949 को किया गया। देखिए लागू कब किया गया ये अलग चीज है, और अंगीकार कब किया गया संविधान को ये अलग, दोनों चीजें, दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। तो भारतीय संविधान को याद रखिए, जब अंगीकार किया गया पूछेगा, यानी स्वीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? अब देखिए यहां पे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ, है ना। तो इसका जवाब क्या होगा? 26 जनवरी 1950 को, है ना। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? भारत में भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भी कुछ ऐसे आर्टिकल थे जो भारत में लागू नहीं हुए थे, है ना। लेकिन जब भी आपसे पूछे कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, और स्वीकृत या अंगीकार कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1949 को। भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? स्टार मार्क कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे प्रश्न आपके इतने बार पूछे गए एग्जाम में ना कि उसका कोई हद नहीं है। भारत के संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था वह कौन थे? सर BN राव। कौन थे? सर BN राव जो थे वो क्या थे? भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? जो संविधान का अनुच्छेद 1 है, जो पहला अनुच्छेद है, उसमें इंडिया यानी भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया। क्या बोला गया है? जो अनुच्छेद 1 है भारत के संविधान का, उसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो कौन से देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक जो संविधान है वह भारत देश का है। किसका है? तो अपने भारत देश का जो संविधान है वह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो लिखित संविधान की कंसेप्ट है, अवधारणा है, इसको सबसे पहले फ्रांस देश ने पेश किया था, है ना। फ्रांस देश ने लिखित संविधान की अवधारणा को सबसे पहले पेश किया था, आपको याद रखना है।
भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? तो यह आपका आयरलैंड के, याद रखिएगा, आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत को, जिसको डीपीएसपी बोलते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? जो भारत का संविधान है वो किस प्रकार का है? तो अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। भारतीय संविधान किस प्रकार का है? तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो जो गीत है जनगण मन, जिसको भारत का राष्ट्रगान कहते हैं, कब स्वीकृत किया गया था? तो सन 1950 में। कब किया गया था? 1950 में जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था। और इस जनगण मन को किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन को लिखा है, जिसे 1950 में क्या किया गया? भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? किसे कहा था? तो किस अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है यह आपका किसमें है? आर्टिकल 32 में है। इसी को क्या बोले थे? भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो किसे मिनी संविधान कहा जाता है? सिंपली आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान माना जाता है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इनमें से हमको बताना है कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है। याद रखिएगा कि हमारे संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, यानी कि भारतवासियों को 6 मौलिक अधिकार दिया गया है। और जो मौलिक अधिकार है यह संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 में है। और आर्टिकल कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर के 36 तक क्या है? मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार के कंसेप्ट को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका देश के संविधान से। हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आप लोग बार बार सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का जुडिशियल रिव्यू किया। तो ये जो कंसेप्ट है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का, जुडिशियल रिव्यू का, इसको किस देश के संविधान से अपने संविधान में लिया गया है? तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा को। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स किस संविधान से लिए गए हैं? तो जो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार, यानी जिनको मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही होगा। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है यह आपका एक आर्टिकल जोड़ा जाता है। आर्टिकल यानी अनुच्छेद जोड़ा जाता है 51A जोड़ा जाता है। और ये किस भाग में है? तो भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में आपका आर्टिकल 51A है। इसी में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। और जो मौलिक कर्तव्य का कंसेप्ट है किस देश के संविधान से लिया जाता है भारतीय संविधान में? तो रूस देश के संविधान से। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो जो अस्पृश्यता है ना, इसका अंत संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। आर्टिकल आपका 17 है।
चतुर्थ स्तंभ फोर्थ स्टेट शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? तो जो चतुर्थ स्तंभ शब्द होता है ना, यह किसको इंगित करता है? तो प्रेस तथा समाचार पत्र, प्रेस तथा समाचार पत्र जो होता है उसको फोर्थ स्टेट कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठन का निर्देश दिया गया है? तो यह आपका अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 जो है नीति निर्देशक का क्या है? हिस्सा है। अनुच्छेद 40 जो है आपका ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है राज्य सरकार को। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो जो पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति है ना, इसका गठन बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? तो यह 35 साल है। यानी भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की 35 वर्ष से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह व्यक्ति कौन थे जिनको भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? इसका मतलब ये हुआ कि उनके खिलाफ और कोई खड़ा नहीं था, है ना। तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जो हैं ऐसे राष्ट्रपति भारत के हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? जो भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं उनको पद की शपथ जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वह राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं अगर वह अपना रेजिग्नेशन यानी त्याग पत्र सौंपना चाहें तो किसको सौंपेंगे? भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है। किसके द्वारा? अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसका तात्पर्य है कि वह राज्य जो है राज्य के राज्यपाल द्वारा संचालित होता है ना। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो वह राज्य के राज्यपाल द्वारा संचालित होता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति होता है ना वह 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा में जो है वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 233 जो सदस्य होते हैं वह राज्यों के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं संविधान के अनुसार? तो 250 अधिकतम संख्या हो सकती है आपका राज्यसभा में। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वह भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। संसद बनती है, संसद जो है किससे बनती है? तो यह लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति यानी उपरोक्त तीनों से। ऑप्शन डी सही होगा। अगर संसद की जब बात होती है तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये तीनों आता है। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? जो संसद का 2 सत्र होता है ना उसके बीच की जो अवधि है ना 6 माह से यानी 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो जो भारत का संविधान है उसमें 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। याद रखिएगा, एक तो आपका नेशनल इमरजेंसी है, दूसरा आपका एक फाइनेंशियल इमरजेंसी है और तीसरा आपका क्या है? राष्ट्रपति शासन है। इन तीनों का उल्लेख जो है आर्टिकल 352 से लेकर के 352, 356 और 360 इन्हीं में किया गया है। 352, 356, 360 में किया गया है आपातकाल का प्रावधान। भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो भारत में अब तक बताना है कि कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा हुई है जो आर्टिकल अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। तो कभी नहीं, भारत में कभी भी नहीं
फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपात की घोषणा भारत में कभी भी नहीं हुआ है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो जो कोई भी विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय डिसाइड कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है, यानी कि लोकसभा का सदस्य अगर किसी को बनना है तो निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। सिंपल भाषा में कहें तो सांसद का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी। इनको किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर क्या होगा? तो जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? जीवी मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन था? भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य था वह आंध्र प्रदेश राज्य था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला था? तो यह अनुच्छेद 370 था। अनुच्छेद 370 अब संविधान में नहीं है, इसको 2019 में हटा दिया गया है ना। जम्मू कश्मीर को अब दो भागों में विभाजित किया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दोनों को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।